नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम हेल्प के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। एग्ज़ाम हेल्प परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की जो शुभकामनाएँ। और आज के इस सेशन के अंदर हम पूरी टीम के साथ एग्ज़ाम हेल्प सूरतगढ़ की जो हमारी टीम है, उसके साथ बहुत सी चर्चाएँ हम आज इसके सेशन के अंदर करेंगे, जिसमें जो ग्रेड सेकंड साइंस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में जब भी वैकेंसी आएगी और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, उस पर सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। पूरी टीम आज हमारे साथ हैं और हम एक-एक विषय पर भी चर्चा करेंगे, किस तरीके से किस विषय को हमें किस तरीके से पढ़ना है। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो अभी तक जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, शायद उनके मन में एक सवाल होगा कि हमें तैयारी वैकेंसी आएगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, कितना समय पर्याप्त है एक विद्यार्थी के लिए तैयारी के दौरान, और साइंस से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं उन सब पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम परिचय कर लेते हैं। हमारी जो टीम है उसमें सबसे पहले सबसे वरिष्ठ और सीनियर हमारे में से अर्जुन जी, लेक्चरर फिजिक्स, राठी स्कूल सूरतगढ़ में कार्यरत हैं। और मेरा नाम आप जानते ही हो, रणवीर, वरिष्ठ अध्यापक 2011 से 2018 सेकंड ग्रेड साइंस से। और इसी परीक्षा में जो भी रिजल्ट आया उसमें जितेंद्र जी हुड्डा, जिनका इसी परीक्षा में अच्छी रैंक से 37वीं रैंक से चयन हुआ है। तो हम तीनों मिलकर अभी जो शुरुआत भी की है, आपने देखा होगा टेस्ट के रूप में, जिसके वीडियो सॉल्यूशन आपको एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ ऐप पर और टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत है पिछले महीने से हुई थी। तो इसके साथ साथ बहुत से ऐसे बिंदु है जिनमें एक टेस्ट ही नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ साथ हमें थ्योरी को कैसे कवर करना है, किस तरीके से टेस्ट देने हैं, किन विद्यार्थियों के लिए टेस्ट महत्वपूर्ण है, या सिलेबस को हमें कैसे कवर करना है, और कोचिंग से रिलेटेड तमाम जो आपके सवाल हैं उन सब पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम तैयारी की शुरुआत यदि हम आज बात करें तो सबसे पहले हम बायोलॉजी विषय पर ही चर्चा शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। टीचिंग मेथड पर भी चर्चा करेंगे, किस तरीके से आपको कवर करना है। तो सबसे पहले बायो का जो अभी हम पैटर्न की बात करें, किस टाइप का जो पैटर्न चल रहा है, 2016 से मैं लगातार इस विषय से जुड़ा हुआ हूँ। और 2016 का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था वो बिल्कुल बायो जहाँ पूछेगी वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस और बहुत ही आसान बायो थी, जो मतलब सिंपल प्योरली लगभग आप मानकर चले 90% जो सवाल थे वो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही हूबहू पूछे गए। लेकिन स्तर बढ़ा, 2018 का जो एग्जाम हुआ जिसमें संस्कृत डिपार्टमेंट हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, दोनों ही एग्जाम में बायो का स्तर थोड़ा सा बढ़ा थोड़ा सा नहीं, अच्छा बढ़ा। और बढ़ा ऐसा कि लगभग, हालांकि यदि आप गहनता से एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बुक को देखते हैं तो सवाल तो वहां से आए हैं, ऐसा नहीं है कि वहां से बिल्कुल सवाल नहीं आए, लेकिन स्तर थोड़ा सा बढ़ा, पेपर को घुमाया। और जहां तक बायो का लेवल फर्स्ट ग्रेड की बायो थी उससे भी कहीं ना कहीं ज्यादा प्रश्न इस टाइप के पूछे गए, और वो एकदम नया था विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पहली बार पैटर्न 2011 से जैसे ही सेकंड ग्रेड स्टार्ट हुई थी वहां की जो बायो थी और उस बायो में बहुत अंतर था। और ग्रेजुएशन वाली जो बायो थी उसमें से ज़्यादातर सवाल पूछे गए, और वहाँ हम कई बार मात खा भी जाते हैं। हालांकि वो पेपर ग्रेजुएशन का हो चाहे सीनियर का हो, उन सब में जो सारे टॉपिक्स हैं वो सीनियर की बुक्स में दिए रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लेवल उसका जो बढ़ा उसमें विद्यार्थी काफ़ी मात भी खा गए 18 वाली वैकेंसी के अंदर। और अब अभी जो पेपर हुआ है 22 में, उसमें भी बायो अपने आप में काफ़ी स्तरीय पूछी गई, जिसमें बीएससी अब की बार ग्रेजुएशन और जो 11वीं 12वीं से जो पार्ट है उसको हटा दिया गया था। वहाँ ऐसा विवरण नहीं था कि किस पार्ट से कितने % आएंगे, इक्वल था सभी, तो वहाँ भी स्तरीय पेपर था। तो अब आपके जो सवाल हैं, सबसे पहले जो एक नया विद्यार्थी है तैयारी स्टार्ट करता है उस समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से एक तैयारी को स्टार्ट करें ताकि उस बेस पर पहुंच सकें, जिसमें 2 टाइप के विद्यार्थी मुख्य रूप से यहाँ सम्मिलित होते हैं इस परीक्षा के अंदर। जिसमें सबसे पहले हम बात करें जिन विद्यार्थियों ने नीट की तैयारी कर रखी है या 1-2 साल किसी भी कोचिंग से नीट फाउंडेशन बैच हो या अन्य किसी भी तरीके से वो जुड़े हुए हैं नीट की तैयारी से, या जो नॉर्मल बीएससी करके डायरेक्ट जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोनों में काफ़ी अंतर है। अंतर ये है कि नीट का जो विद्यार्थी है उसने पहले हो सकता है फाउंडेशन में 1-2 साल कोचिंग भी कर रखी है, या उसका जो लेवल है उस विद्यार्थी से थोड़ा सा हम बढ़ा हुआ मानेंगे, क्योंकि 11वीं 12वीं करने के बाद आप बीएससी किस तरीके से करते हैं और फाउंडेशन में काफ़ी अंतर हम मान सकते हैं। तो अब 2 तरह के विद्यार्थी हैं, जिसने नीट की तैयारी कर रखी हो तो उसको तो ज़्यादा मैं नहीं समझता कि बायो में कहीं दिक्कत आती है। केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको बार बार उसका अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ें हैं, जो आपने 11वीं 12वीं की बुक्स में पढ़ी है वही चीज़ आपको बीएससी में देखने को मिलेगी, तो आप उस चीज़ को आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए
हम कई बार ये भी सोच लेते हैं कि थ्योरी पढ़ना और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो निकालना थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपने 11वीं 12वीं में अच्छी तरीके से कर रखा है, लेकिन जब हम प्रश्न जब करते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, आप कोई भी टॉपिक उठा लें, चाहे जेनेटिक्स उठाएं, चाहे बायोटेक उठाएं, या सेल बायोलॉजी उठाएं, या टैक्सोनॉमी एनिमल हो या प्लांट टैक्सोनॉमी, इस टाइप के जब टॉपिक हम करते हैं, हमने थ्योरी में अलग तरीके से पढ़ रखा है और उसके प्रश्न किस टाइप से पुटअप होते हैं, ये चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा समझनी है कि आप जब पिछले पेपर आप सॉल्यूशन करेंगे, इसका एक ही इलाज है। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आप जब पुराने पेपर देखेंगे, पिछले जो पेपर हुए हैं, चाहे वो एससीएफ का हो, सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, जहां जहां बायो पूछी जा रही है, आप उन पेपरों को देखेंगे, कॉमन टॉपिक है। आप ऐसा मान सकते हैं कि सीनियर जूनियर के जो टॉपिक हैं वो लगभग ग्रेजुएशन में सेम है, और इसी टाइप का जो एसीएफ का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो और चाहे सेकंड ग्रेड का हो, उनका जो बायो है लगभग आप 90% सेम मान सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जहां थोड़ी पीजी लेवल की बायो पूछी जाती है वो अलग है, बाकी सिलेबस सेम है। तो मुख्य रूप से आपको सिलेबस पर भी फोकस जरूर करना है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि बायो पूरी है 11वीं 12वीं, ऐसा नहीं है। टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, उन टॉपिक को आपको विशेष रूप से फोकस करना है। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी तो सारी है लगभग पूरी, लेकिन फिर भी आपको हर एक टॉपिक का ये पता होना चाहिए कि ये सिलेबस में है, ये नहीं है। आज जैसे एक पिछले पेपर में मुझे भी एक तक पता नहीं था कि पादप जो गतियां हैं, जैसे टॉपिक है बायो के अंदर एग्जाम्पल, वो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि है, हालांकि वो 11वीं 12वीं का पार्ट्स, लेकिन इस टाइप के बहुत से ऐसे टॉपिक है जो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम उनको पढ़ते हैं। उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि सिलेबस को अच्छे से देखेंगे, उनका हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन, दोनों आप अपने पास रखें, और इंग्लिश वर्जन पर आपको सभी सिलेबस के अंदर मुख्य फोकस करना है। चाहे आप पेपर भी जब करते हैं उस टाइम भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है मुख्य रूप से आपको बायो में प्रभावित करेगी। केमिस्ट्री फिजिक्स में इतना नहीं है, लेकिन बायो के अंदर आपको टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जहां आपको टर्मिनोलॉजी बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप उसका एग्जांपल किसी भी पार्ट से आप मान सकते हैं। वहां आपको टर्मिनोलॉजी जैसे टैक्सोनॉमी है, वहां बहुत से नाम आपको हिंदी में उसके बहुत से नाम मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश में उसका एक नाम होगा। तो आप ये भी फोकस रखें कि इंग्लिश से छुपे छोड़े नहीं, उसको जोड़े रखें, और जब भी कोई समस्या हो तो आप इंग्लिश वाले को वरीयता दें। तो हम बात कर रहे थे किताबों के ऊपर कि हम किस तरीके से इसकी शुरुआत करें। तो शुरुआत यदि हम करना चाहें तो सबसे पहले आप जब जीरो हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कोई नीट की तैयारी कर नहीं रखी, मुझे कुछ नहीं आ रहा, जीरो है, मुझे तो बायो का नाम ही नहीं सुना हुआ, इस तरीके से यदि आपकी स्थिति है तो आप कोई भी एक रिकॉर्डेड कोर्स जरूर ले लें। चाहे आप किसी भी कोचिंग का लें, नॉर्मली आप जो आपको ऐसा लगे, उत्कर्ष हो, किसी भी कोचिंग का आप एक रिकॉर्डेड कोर्स ले लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है, सही दिशा में हमें भाई किस तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है, एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़नी है, थोड़ा आपको मोटा मोटा आइडिया उससे हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी वो कोर्स लें, उसके नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ साथ प्रिपेयर नोट्स करते रहें। उसके साथ साथ राजस्थान बोर्ड और जो बायो एनसीईआरटी की बुक आप दोनों को साथ ले लें। उनमें से जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये उस नोट्स में अवेलेबल नहीं है, ये वहां नहीं करवाया गया, उनको आप अलग से नोट कर सकते हैं, मतलब आराम से उनको साइड में लिख लें उन चीज़ों को, जो चीज़ें वहां आपने नहीं देखी। और जो भी आप टॉपिक कर लेते हैं उसके साथ साथ पुराने जो उसके पेपर्स हैं जो आपने देख रखे हैं, उनको आप साथ साथ लेकर चलें, ताकि उस एग्जाम को, इस एग्जाम में हमें ये पता चल सके कि प्लांट फिजियोलॉजी से, एनिमल फिजियोलॉजी से, टैक्सोनॉमी से किस टाइप के प्रश्न पुटअप हो रहे हैं, ताकि आप उन प्रश्नों को के बेस मानते हुए अपना जो है सिलेबस को कवर करना है। इसके बाद आपने रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया, नोट्स आप जरूर साथ साथ प्रिपेयर करें, ताकि लास्ट के अंदर आपको ये ना पता, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लास्ट में ये सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, मतलब सिलेबस काफी बड़ा है, ऐसी स्थिति में जब हम उसको पूरे को समेटना भी काफी मुश्किल हो जाता है लास्ट टाइम में। तो आप एक रजिस्टर हो, 2 में, 3 में, जितने भी रजिस्टर में आपके वो नोट्स आए उनको आप लिख लें। उसके बाद उसका बार बार आपको अभ्यास करना है। बायो को आप एक तरह से देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की हम बात करें तो वहां स्थिति अलग है, क्योंकि सिलेबस भी छोटा है और आप उसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी, और उसके कुछ फैक्ट हैं, मतलब न्यूमेरिकल टाइप यदि करते हैं तो उसके सूत्र हैं। लेकिन बायो में सीधी बात यह है कि रटने वाली चीजें ज्यादा है, आप भूलने की स्थिति ज्यादा, जैसे राजस्थान हिस्ट्री अपने पढ़ते हैं उस तरीके से अपने को बायो पढ़नी है। तो आप जितना बार बार इसके जो प्रश्न है वो निकालेंगे, एलन के जो पीछे की सीट्स हैं वहां जो प्रश्न दे रखे हो, पुराने जो पेपर है वहां से, तो आप यदि इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको एक ऑटोमेटिक, जब आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपकी ऐसी समझ विकसित हो जाएगी उस टॉपिक के प्रति कि हाँ ये टॉपिक इस तरीके से है और यहाँ से ही प्रश्न एग्जामिनर बार बार पूछ रहे, तो आप उस चीज को ही आपको फोकस करना है।
अब बायो ऐसा भी नहीं है कि छोटी है, बहुत बड़ी है, काफी यूनिट्स हैं उसके अंदर। तो आप पूर्ण रूप से जैसा भाई अपने उसमें अपने को ऐसा भी नहीं है भी पीएचडी करनी है, लेकिन अपने एग्जाम के लेवल से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस लेवल से आपको तैयार करनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 45 प्रश्न मान लो एवरेज इसके आसपास ही रहेंगे, 45 के आसपास प्रश्न आ रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि अपने 35 के आसपास 30 से 35 प्रश्न अपने सही हो जाएंगे। ये टारगेट लेकर आपको चलना है, मतलब कम से कम इतने तो हमारे सही होने चाहिए। यदि ये टारगेट आपका रहेगा तो आप 30 तक भी पहुंचते हैं बायो के अंदर। जैसे एग्जाम का लेवल मैंने देखा है उस अकॉर्डिंग आपके 30 प्रश्न भी सही होते हैं तो मैं एक अच्छा स्कोर मान सकता हूं उसको। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, 30% तक आप पहुंच सकते हैं। इस पेपर में भी मैंने देखा है कि 7-8 प्रश्न जो जरूर ऐसे थे जिन्होंने मतलब बहुत ज्यादा लेवल के थे, बाकी पेपर ऐसा भी नहीं था, एवरेज पेपर था। लेकिन 7-8 प्रश्न आप उनको छोड़ भी देते हैं उन 7-8 प्रश्नों को, तो भी हमारा सिलेक्शन आसानी से हो रहा है। क्योंकि 18 में और इसमें मेरिट का आंकड़ा भी आपने देखा है, लगभग आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है उसके अंदर। तो आप इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना है कि अपने बहुत ज्यादा 45 है तो 45 में से 45 करनी है। आप 30 तक पहुंच रहे हैं तो भी एक अच्छा स्कोर है। इसके अलावा 2 नंबर पॉइंट है कि आप कई बार ये पूछते हैं कि सर बीएससी और उसको अलग अलग पढ़ना है क्या। आप सबसे पहले जब तैयारी स्टार्ट करें तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। आप कोशिश ये करें कि 11वीं 12वीं के जो टॉपिक राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी और आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं उनसे बाहर आपको बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उतना कवर कर लेते हैं और उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यदि आप कर लेते हैं तो बायो के अंदर मैं नहीं समझता इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। और इससे बाहर पढ़ा भी नहीं जाएगा क्योंकि इतना समय और सिलेबस हमारे पास फिजिक्स बकाया है, केमिस्ट्री बकाया है, इसके अलावा टीचिंग मेथड है, जीके का पूरा पोर्शन 200 नंबर का हमारे पास है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि अपने पूरा चीज पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप कोशिश 11वीं 12वीं से बाहर ना जाएं। तो उसके बाद जो कोचिंग के आपके नोट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं और इनका बार बार जितना अभ्यास हो सके, पुराने जो पेपर है उनको आप देखें भी कहां तक एग्जामिनर ने इसमें से प्रश्न पूछे हैं। तो आप इतनी चीजें यदि कवर कर लेंगे तो बायो के अंदर आप आसानी से 30 प्लस का आंकड़ा है जो पार कर सकते हैं। और 30 प्लस प्रश्न आपके यदि सही हो रहे हैं इस पेपर का, इस तरह का यदि पेपर आ रहा है तो आप उस एग्जाम में बायो की दृष्टि से पूर्णतया सेफ है। इसके साथ साथ आप अभ्यास निरंतर जारी रखें। जैसे ही आपने कोई टॉपिक कर लिया उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप बार बार निकालें। और दूसरी स्थिति जो नीट के जो विद्यार्थी हैं उनमें अभ्यास की कमी में नहीं, यदि आपने ढंग से साल भर भी तैयारी की है नीट की तो आपने खूब ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, खूब थ्योरी भी पढ़ी है, तो आपकी जो स्थिति है मैं समझता हूं कि कोचिंग की आपके लिए जहां से आपने ठीक ठाक यदि आपका आइडिया है नीट में आपने अच्छे से कर रखा है तो मेरे आइडिया से आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी कवर कर सकते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बीएससी वाले भी, वो आपके ऊपर है। आप जब बायो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि अब मेरे को कुछ नहीं आ रहा, उस समय उस स्थिति में आप रिकॉर्डेड कोर्स ले लें। अन्यथा आपको लग रहा है कि मैं आराम से कवर कर सकता हूं, कर रहे हैं तो आप खुद भी कवर कर सकते हैं। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, कोचिंग में आपको केवल रास्ता मिल सकता है कि हाँ इस टाइप के प्रश्न आएंगे, ऐसे आपको करना है, बाकी खुद याद आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति भी नहीं है कि आपको नोट्स दे दिए इसमें से पूरा आ जाएगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एज आपको ऐसा पता चल जाएगा भी इस टॉपिक को अपने को इस स्तर तक पढ़ना है, उससे आपको बहुत सा फायदा उससे मिल जाएगा कि हाँ इतना ही अपने को पढ़ना है। तो तीसरी स्थिति की हम बात करें कि बीएससी वाली जो हम बात कर रहे थे उसमें फोकस आप पहले डायरेक्ट उन प्रश्नों पर ही रखें जो 11वीं 12वीं बेस पर हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल बीएससी की बुक में ही आपको मिलेंगे, उन टॉपिक को आप देख सकते हैं। जैसे बायो में मुख्य रूप से फैमिली जहां दे रखी है, कुछ फैमिलीज दो तीन फैमिली ऐसी हैं जो आपको केवल बीएससी की बुक में मिलेगी, उनके आप ऑब्जेक्टिव निकालें। ऑब्जेक्टिव किस तरीके से निकालें, जैसा सिलेबस में दे रखा है, इनके आर्थिक महत्व, फैमिली के जो आर्थिक महत्व हैं उनमें कुछ चीजें दे रखी हैं जो आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको आपको पढ़ना है। बीएससी की जो भी बुक आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में जो बुक्स अपनी चलती थी, अलका पब्लिकेशन हो, सीबीएचओ जो भी है, उनको आप ले सकते हैं। उनसे केवल आपको वो टॉपिक करने हैं जो हमारी 11वीं 12वीं के बुक्स में नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जैसे जंतुओं का आर्थिक महत्व है, ये टॉपिक भी आपको लगभग 11वीं सीनियर के हालांकि बुक में दे भी रखा है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वहां अवेलेबल नहीं है, उनके आप जो नोट्स हैं अलग से बना सकते हैं। बाकी आपको सीनियर जूनियर के अलावा कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप एलन के जो पीछे दे रखे हैं, पुराने जो पेपर हैं, इतना यदि आप कर लेते हो तो मेरे आइडिया से 16 से लेकर अब तक मैंने जो देखा है उस आइडिया से आप अच्छे स्कोर इसमें पा सकते हैं। और 30 नंबर पर्सन यदि आपके सही हैं तो आप सफिशियंट है आपके लिए। और रेगुलर, अब एक अन्य बात पर मैं सिलेबस से थोड़ा हटकर बात करूंगा कि अब जो स्थिति बनी हुई है, हमारे ये प्रॉब्लम आती कब है, जब अब ऐसी स्थिति है कि वैकेंसी नहीं है, हमें भी बताया आपको भी बताया,
लेकिन इस समय का आप यदि सदुपयोग करें, इस समय में यदि आप उपयोग करेंगे तो आप ऐसा समय है कि आप अब सारी चीजें कवर कर लेंगे। मतलब आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप स्किप करने की नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे भी हाँ मैं फिजिक्स भी पूरी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री भी पूरी पढ़ूंगा, बायो भी पढ़ूंगा, टीचिंग मेथड भी पढ़ूंगा और जीके भी पूरा कवर कर लूंगा। जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आएंगी, विज्ञप्ति आएगी, एग्जाम डेट आएगी, 1 महीना ये परीक्षा का रहेगा, उस स्थिति में थोड़ा सा दबाव विद्यार्थी के ऊपर आना स्वाभाविक है। आपके जो नेगेटिव विचार भी हावी हो जाते हैं, आपका जो बाहर का माहौल है कई बार नेगेटिव माहौल भी बन जाता है, पारिवारिक स्थिति हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करेगी। लेकिन वो चीजें कब प्रभावित नहीं करेगी, जब आप इस टाइम के अंदर जो अब शांति काल इसको बोल सकते हैं, युद्ध काल और शांति काल। जैसे शांति काल अब चल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है हमें पता है, और ये कन्फर्म है कि वैकेंसी आएगी और बड़े स्तर पर आएगी, ये भी कन्फर्म है। लेकिन अब स्थिति ये है कि 6 महीने में आए, 8 महीने में आए या 4 महीने में आए, उस स्थिति में आप एक तरह से फाउंडेशन के रूप में इसकी तैयारी है जो कर सकते हैं। जब आप विज्ञप्ति आएगी उस समय तक आप बिल्कुल तैयार रहेंगे और पूरा जो सिलेबस है आप उस समय तक खींच चुके होंगे, कर चुके होंगे। तो उस स्थिति में आपको केवल रिवीजन की आवश्यकता रहेगी। तो ये आप बिल्कुल कतई ना सोचें, नेगेटिविटी बिल्कुल ना फैलाएं, पॉजिटिव रहें और ये विचार रखें कि वैकेंसी आएगी और हम तैयारी कर रहे हैं। जब तक, अब मान लो एक उदाहरण देखें अपने, मान लो आज विज्ञप्ति जारी हो जाती है, फायदा किसको होगा? आपको तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने तो तैयारी स्टार्ट ही नहीं की अभी। क्योंकि अभी तक मेरा जो अनुमान है 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सोचा ही नहीं है कि जब विज्ञप्ति आएगी पहले तो अपने अन्य की तैयारी कर लेते हैं। जो भी वैकेंसी राजस्थान में आई हुई है, आपने बीएड कर रखी है और आपका ये विचार है कि हमें टीचर ही बनना है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप पहले तो ये प्राथमिकता रखें, ये ध्यान दें कि आपको करना क्या है। वास्तव में ही आपको यदि टीचर की तैयारी करनी है तो आप उस लाइन से बिल्कुल हट जाएं। जो भी आप जैसे अन्य जो भी वैकेंसी राजस्थान की एलडीसी हो या जो भी वैकेंसी आई हुई है, लेकिन उस सबसे पहले आप टारगेट जरूर फिक्स कर लें, क्योंकि टारगेट फिक्स करने के बाद आपको इस विज्ञप्ति के लिए, इस परीक्षा के लिए कम से कम साल भर का समय देना पड़ेगा। यदि आप बिल्कुल नए हैं, आपने पिछली बार तैयारी नहीं की है, बिल्कुल नए है, तो आप मानकर चलें साल भर आपको देना पड़ेगा, जब जाकर आप इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाएंगे। नहीं तो फिर लास्ट के समय में क्या होता है, आपको भी पता है कि लास्ट में तो स्किप होता है, या फिर आप दूसरी वैकेंसी का देखेंगे, जैसे वैकेंसी रीट के साथ आ गई तो हमें क्या करना होगा, फिर छोड़कर रीट की तरफ जाना होगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, इस स्थिति से बचने के लिए हम बार बार जब भी वीडियो आता है, हमारा तो प्रयास यही रहता है कि आप उस समय का इंतजार ना करें जब विज्ञप्ति आए। आप विज्ञप्ति से पहले पहले ये कोशिश करें कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए। यदि ऐसी स्थिति रही तो आप निश्चिंत रूप से सफल होंगे। जो विद्यार्थी पिछले सफल भी हुए हैं जिस परीक्षा के अंदर, आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई बहन जो भी लगे, आप उनसे पूछें कि वास्तव में उनकी जो तपस्या थी वो 2-4 महीने की थी या साल से ऊपर की थी। आप उनसे पूछेंगे तो आप मानकर चलेंगे कि साल से, जिन्होंने साल भर से तैयारी की है, साल 1.5 साल, उनका ही चयन, उनका ही सिलेक्शन इस परीक्षा में हुआ है। ऐसा कोई नहीं है, या उन विद्यार्थियों का चयन हुआ है जिन्होंने पहले 2 साल 3 साल नीट की तैयारी कर रखी थी, उनका जो ग्राउंड था वो बहुत शानदार था, बेस बढ़िया था, तो उनको ज्यादा पढ़ने में परेशानी वहां नहीं हुई और उन्होंने उस परीक्षा को 8-10 महीने में या 6-7 महीने में कवर किया है। और यदि बीएससी बैकग्राउंड का जो विद्यार्थी है उसको इस परीक्षा को पास करने के लिए साल भर का समय पर्याप्त है। मतलब साल भर आप मानकर चलें, उस परीक्षा को कवर करने के लिए हमें साल का समय लग जाता है। तो अब हम अगली कड़ी के अंदर इसी तरह से, जैसे मैंने बायो का बताया, उसी कड़ी के अंदर हम आगे केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ अभी इसी परीक्षा में चयनित हुड्डा जी हैं, जितेंद्र जी हुड्डा, वो आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जो तैयारी है स्टार्ट की और इनका जो सफर है कैसा रहा। आपको भी उससे बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। जब भी हमारा कोई मोटिवेशनल वीडियो या जो वीडियो आता है तो आप उसको ध्यान से देखें। हर एक वीडियो में अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी और वो आपकी तैयारी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनकी बातों को गौर से सुनेंगे और उनको प्रयास करेंगे कि हमें उनको जीवन में उतारना है। और यदि इस तरीके से आप तैयारी अपनी जो स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत कम समय में आप इसको कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं हुड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो हमारे बच्चे हैं उनको बताएं कि किस तरीके से इस सिलेबस को केमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से कवर करना है। हुड्डा जी। केमिस्ट्री में आप देखो, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों ही पार्ट आते हैं। फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल वगैरह निकालने पड़ते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और आयनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो इनमें क्या करना पड़ता है कि उसको निकालने पड़ते हैं।
कई बार ऐसा भी आता है कि क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं तो आगे उस मतलब चैप्टर को वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। उस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है आप चाहे एक बार देख के निकालो, चाहे 50 क्वेश्चन निकालो, चाहे 25 क्वेश्चन निकालो आप, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ऐसा नहीं भाई बिना देखे निकालें, तो बिना देखे हो सकता है एक बार आप नहीं निकाल पा रहे हो, 50 क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चनों को आप उनके सॉल्यूशन मतलब देख के निकाल लो। उसके बाद में आप ऑटोमेटिक उन क्वेश्चनों को अगर देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा भाई कैसे इन क्वेश्चनों को बूटअप करते हैं। रही बात इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आपको जितने भी कोचिंग है जिन जहाँ मतलब जहाँ से आप पढ़े हो, ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी आपके पास में नोट्स है, ठीक है, तो उसमें कुछ अपवाद आपको मिलेंगे। इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कुछ अपवाद मिलेंगे, जैसे आवर्सानी है तो उसमें भी कुछ अपवाद है, ठीक है, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन भी वहीं से पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है भैया अपवाद है तो उसको छोड़ दोगे आप, केमिस्ट्री में जो अपवाद है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और ऑर्गेनिक के कम से कम ऑर्गेनिक के भी 4-5% आते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में क्या है, बहुत ज़्यादा मैटर है, दे नहीं रखा है सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में ऑर्गेनिक में एक तो रिएक्शन की क्रिया विधि है वो दे रखी है, कितने प्रकार की टाइप ऑफ रिएक्शन दे रखा है, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो उन अभिक्रियाओं में भी फिक्स है, ठीक है, जैसे EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो नाभिक स्नेही योगात्मक और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया है। इनमें कुछ मतलब आपके एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी दे रखा है, उसमें भी आपको ये मिलेगी रिएक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये दे रखी है। तो एल्केन में भी क्या है, फ्री रेडिकल अभिक्रिया होती है, उसमें भी मुक्त मूलक अभिक्रिया, ठीक है। और एल्किन और एल्काइन की जितनी भी प्रकार की अभिक्रिया होती है इनकी एक मुख्य अभिक्रिया होती है। जो भी कोई कार्बनिक कंपाउंड है उनकी एक मुख्य अभिक्रिया होती है, जैसे एल्किन एल्काइन की मुख्य अभिक्रिया होती है EAR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और बेंजीन में भी होती है ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन भी आपके चैप्टर उसमें दे रखा है। तो इस पे आधारित कम से कम 3-4% आपसे पूछे जाते हैं। आसान सा चैप्टर है, ऐसा नहीं है आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हाइड्रोकार्बन दे रखा है, उसमें जितनी रिएक्शन है, नेम की कोई रिएक्शन है तो वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें SN1 और SN2 दो रिएक्शन दे रखी है। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आता है, चाहे SN1 का पूछे चाहे SN2 का पूछे। इसी प्रकार E1 आपके एलिमिनेशन रिएक्शन भी दे रखी है, E1 E2, उस पे भी आपसे कुछ ना कुछ एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है। और ऑर्गेनिक कई बार क्या होता है, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब एक सिंपल सा बेस होता है, कोई भी चीज़ होता है, हम बेस देखिए बेस बना के चलेंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे नोमेन कल्चर है तो पहले नामकरण उसका आपको पता होना चाहिए, IPC नामकरण क्या होता है। अब बेंजीन की संरचना क्या होती है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, एल्किन एल्काइन इनका सूत्र क्या होता है, इनका नामकरण, ये सब आपको आना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ होगी। उसके बाद में टाइप ऑफ रिएक्शन में चलते हैं, उसमें भी आपको होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक, समास विघटन, विस्मास विघटन, ये इस पे आधारित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में इफेक्ट दे रखे हैं, कुछ इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, तो इन पे आधारित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनमें ऑर्गेनिक में सबसे बेस मतलब या तो पूछ लेते हैं अम्लता का प्रभाव आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, या क्षारीयता पूछ लेते हैं, या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, या कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, मतलब फिक्स टॉपिक है, ऐसा नहीं आपको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो इन 4-5 में से एक क्वेश्चन आता है, एक हाइड्रोकार्बन में से आ जाता है, एक रिएक्शन पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है। इसी प्रकार इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में भी आपसे मान लो वो पीरियोडिक टेबल हो गई, ठीक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, अब ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक में आपसे क्या पूछा जाता है, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका सबसे बड़ा यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछना। कोई अपवाद है? और उसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। और D ब्लॉक हो गया, अब सॉरी ये P ब्लॉक हो गया। P ब्लॉक में भी आपको फिक्स चीज दे रखी है, जैसे ग्रेजुएशन में, हाँ सर ने भी बताया कि जो 11th-12th में जितने भी चैप्टर आपके हैं, अगर वो ग्रेजुएशन पार्ट में आपके सिलेबस में दे रखे हैं ना, तो क्वेश्चन तो 11th-12th से आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रेजुएशन में दे दिया और अपने 11th-12th में बुक में वो चैप्टर है तो वो क्वेश्चन 11th-12th से आता है, ना कि ग्रेजुएशन से। हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो अगर 11th में और 12th में नहीं है, हाँ वहाँ ग्रेजुएशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा,
ठीक है। उसके बाद में जितने भी जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पे भी कुछ मान लो फोकस करना जरूरी है, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आता है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर हो गया, बायोमोलिक्यूल, ठीक है, एवरीडे लाइफ वाला हो गया, पॉलीमर वाला हो गया, और स्पेस केमिस्ट्री हो गया। तो ये सारे आपके स्टोरिक चैप्टर है, सारे जितने भी है कम से कम 2-3% सभी से आते हैं। ठीक है। अब एवरीडे वाला जो चैप्टर है, एक पेज में आप उसको पूरा कर सकते हो, एक पेज में, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरह से पॉलीमर भी एकदम सिंपल सा चैप्टर है। ये बायोमोलिक्यूल हो गया। ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, जैसे उसमें संकरण का लगभग 99% 100% क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है संकरण का। अब आपको संकरण निकालना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अमोटी आपके दे रखा है। ठीक है। तो अमोटी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कई बार ऑक्सीजन का O2 का पूछ लेते हैं, कई बार N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें दर्शाना पड़ता है। ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कैसे ये अनुचुंबकीय है, कैसे ये प्रतिचुंबकीय है। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब कोई भी जैसे अपवाद जैसे आप कहते हो, मतलब कई बार मैंने सुना है, जैसे टेस्ट सीरीज जो चल रही है तो उसमें भी कई कहते हैं मतलब ज़्यादा अपवाद क्वेश्चन है। तो अपवाद केमिस्ट्री में ज़्यादा इतने अपवाद है नहीं। जैसे इनऑर्गेनिक में अपवाद है वो आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन वो अपवाद नहीं है, उनका भी कोई रीजन होता है। जैसे मतलब आईपी होता है, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है आईपी, जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आईपी बढ़ता है, आइनन विभव। ठीक है। तो नाइट्रोजन का क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो विन्यास है, ठीक है, पी में तीन इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2p3, तो उसमें अर्धपूरित विन्यास है, उसका अर्धपूरित विन्यास के कारण वो स्थायी होता है। तो ऐसे मतलब कुछ फैक्ट होते हैं, उस फैक्ट के कारण ही वो मतलब उनमें आपको लगता है अपवाद है, ये अपवाद है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन है जिनमें अपवाद होता है, लेकिन कुछ के आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती है। ठीक है। आप कारण भी पूछ लेते हैं कई बार, ये किस कारण से होता है ऐसा। तो केमिस्ट्री आप अगर मतलब इजी वे में आप अगर पढ़ोगे, आपसे कम से कम 35+ क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, रही कंटिन्यूटी की बात, आपको कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। कोई भी जैसे मैं हूँ, सर भी है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ 2 महीने पढ़ दिया और 2 महीने छोड़ दिए या 15 दिन छोड़ दिया, तो उसमें भूलने की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर होती है ये। ठीक है। हम 15 दिन बाद में या 10 दिन बाद में 1 महीने बाद में भूल जाते हैं चीज़ को। तो आपको भी क्या करना है, जैसे टेस्ट सीरीज में आपने किसी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है या मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप, तो आपको कम से कम 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन में एक बार रिवीजन जरूर करना चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है। तो अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को आपको 15 दिन मत पढ़ो, 15 दिन में आप भूल जाओगे उस चीज़ को। तो एग्ज़ाम होता है आपका, तब तक आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। अब रही बात समय की, भाई अब कोई भी हो सकता है वैकेंसी आ भी जाए, अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है। हो सकता है 6 महीने बाद में सरकार निकाल दे वैकेंसी। तो ये जरूरी नहीं है राजस्थान की वैकेंसी हो सिर्फ, हो सकता है अब जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल में भी वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी आपको फायदा मिलता है, क्योंकि वही सिलेबस सेम है। जैसे मेडिकल का सिलेबस हो गया और अपना सिलेबस लगभग सेम टॉपिक है, कोई उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और हो सकता है अब जैसे सेंटर की सरकार है तो आगे चुनाव भी है, हो सकता है केवी में आ जाए, एनवीएस में आ जाए, अयोध्या विद्यालय में भी भर्ती आ सकती है, केवी में भी आ सकती है, बहुत बड़ी भर्ती आएगी। ठीक है। तो आपको लगातार तैयारी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं अब आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, एलडीसी थोड़े दिन बाद में एलडीसी की भर्ती आएगा, एलडीसी में झुके, तो ऐसा नहीं है। आपको एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है। 2018 में मेरा सेकंड ग्रेड में हुआ था, दोनों में। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री से हुआ था डबल में, लेकिन इस बार मैंने केमिस्ट्री की तैयारी नहीं की। क्यों? क्योंकि सीटें भी 122 थी, उसके बाद में इसमें सीटें भी लगभग 1550 सीटें थी, तो वो भी एक रीज़न था। ठीक है। तो मैंने केमिस्ट्री को स्किप किया और सेकंड ग्रेड की तैयारी की, और सिर्फ सेकंड ग्रेड की। मेरा थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कारण क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की। मैंने तैयारी सिर्फ फोकस किस पे रखा, सेकंड ग्रेड पे फोकस रखा, और सेकंड ग्रेड में अच्छे नंबर आ गए। उसी दिन मेरे मतलब तैयारी मैंने, उसके बाद में बहुत सारे मतलब काम हो गए, तैयारी नहीं कर पाया। तो आप भी कंटिन्यूटी बनाए रखना, और कम से कम मान लो 15 दिन या 20 दिन में आप हर टॉपिक को रिवाइज करते जरूर रहना। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू हुड्डा जी, बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया, और शायद समझ में भी आपको आ गया होगा। इनका भावार्थ कहने का यही था कि जहाँ तक मैं भी यही मानता हूँ, लगातार हर एक वीडियो मैंने आपको बात बोली है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेकंड ग्रेड में आपको खास तौर से धोखा नहीं देगा।
मैं सीधा और स्पष्ट बोलने वाला इंसान हूं कि फिजिक्स और बायो दोनों धोखा दे सकती है आपको, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर लगातार आप कोई सा पेपर उठा लो, एवरेज पेपर आ रहा है, लगातार एवरेज, और एनसीईआरटी से बाहर गया ही नहीं वो। अब जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, हो सकता है वो ग्रेजुएशन की यूनिट हो, एक दो यूनिटें हैं, लेकिन यदि उसने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, जो यूनिटें एनसीईआरटी के अंदर है, वो अगला जाता ही नहीं है बाहर। और आपको तो मैं ये बता दूं कि पिछले जो पेपर जितने हुए हैं, एसीएफ का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का, उन प्रश्नों को आप देखें तो आपको हर एक पर्सन आपको लगेगा ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। कारण क्योंकि वो रिवाइज होता है, केवल ऑप्शन चेंज पर्सन को थोड़ा सा घुमाया, और एग्जामिनर उसके आसपास ही रहता है किसी भी टॉपिक में। जैसे क्वांटम नंबर में प्रश्न, क्वांटम से 101% प्रश्न आता है किसी भी एग्जाम में, आप देख लो, कई बार 2 भी आ जाते हैं। 3-4 नियम दे रखे हैं, वो सिद्धांत है, पाउली अपवर्जन का नियम, वहां से प्रश्न आता है। अब संकरण में से, या तो संकरण में से एक नहीं 2 आएंगे, एक तो केमिकल बॉन्डिंग में से आएगा, और एक उधर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वहां से भी संकरण है, वहां भी पूछेगा आपको 2-2% संकरण के, और ये फिक्स है कि 100% आएगा। केमिस्ट्री में अपने ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि पर्सन जिस टॉपिक से उठ रहा है ना, वहां से उठेगा और उसी तरीके का उठेगा। तो आप 35+ का टारगेट, यदि थोड़ी सी मेहनत कर लें, आप पुराने पेपर देख लें, एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर लें, और टेस्ट में जो हमने प्रश्न दे रखे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उस प्रश्नों से बाहर केमिस्ट्री में मुख्य रूप से नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी एक सीमा है। अब तक यदि उस बंदे ने सीमा को नहीं लांगा है, कैसे कि कॉलेज लेक्चरर का भी आप पेपर देख लेना, एवरेज रहता है, मतलब उसका लेवल बढ़ा है, लेकिन जो टॉपिक सीनियर जूनियर के हैं वो कॉलेज लेक्चरर में भी उसी लेवल के पूछे जा रहे हैं, उनमें कोई लेवल में बदलाव नहीं हुआ। अब वो टॉपिक है ही नहीं सुनिए सीनियर जूनियर में, वहां हो सकता है आपको लगेगी ये तो टफ है पेपर। अब बात रही ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक में आपको भी पता है कि यहाँ फिजिकल और मुख्य रूप से इनऑर्गेनिक को आपको फोकस करना है, और वो यूनिटें जो थ्योरेटिकल है, जैसे 10 यूनिटें हैं ऐसी, आपको नाम बताया भी है हुड्डा जी ने, जैसे पॉलीमर है, एवरीडे इन केमिस्ट्री लाइफ है, या इसके अलावा जो भी ऐसी यूनिटें हैं जो जैसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सारी थ्योरेटिकल है, पॉलीमर है, इनमें किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं है, केवल रटने वाला है। और इनमें आप 15% आप सीधे हैं, सीधे सीधे प्रश्न 15% यहां से आते हैं, आप प्योरली थ्योरेटिकल। किसी अब एटॉमिक जो जैसे आवर्त सारणी वाली जो यूनिट है, पेरियोडिक टेबल, उसमें किस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ, अपवाद है, विद्युत ऋणता का हो, चाहे आयनन विभव का हो, चाहे अन्य जो भी 3-4 दे रखे हैं, वहां से अपवाद पूछे जाते हैं, लेकिन फिक्स है, वहीं से पूछा जाएगा प्रश्न, केवल चेंज कुछ नहीं होना। लेकिन हम क्या है कि उन चीजों को फॉलो नहीं करते, विश्वास नहीं करते, और बार बार उनको पढ़ते नहीं, अभ्यास नहीं करते, उस कारण हमारा हर बार जो है स्किप हो रहा है पेपर। लेकिन आप यदि इस तरीके से, जैसे बायो और केमिस्ट्री का हमने चर्चा की है, यदि आप उस तरीके से कवर करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर बैठकर आराम से, एक हल्ला, एक भूत बन रखा है, माहौल ऐसा बन रखा है कि सेकंड ग्रेड में तो सिलेक्शन होता ही नहीं है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कभी सेकंड ग्रेड में तो कौन नहीं है, तो किस में होगा बताओ। मतलब सबसे इजी है जो सेकंड ग्रेड में है इस टाइम, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड दो, चाहे रीट दो, रीट से तो 10 गुना इजी है। आपको भी पता है कि केवल सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, और सब्जेक्ट भी इस तरीके का कि आप थोड़ा सा सोच विचार करके इसको हल करेंगे तो आप आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आगे के हम सेशन के अंदर इसी कड़ी में हम फिजिक्स पर चर्चा करेंगे कि फिजिक्स को किस तरीके से, इस पर भी एक बड़ा माहौल बना हुआ है कि इसको छोड़ दो या इसको हमारे से तो हो ही नहीं रही, तो उन सब चर्चा पर हम, क्योंकि अब ऐसा समय है कि छोड़ने वाला नहीं है। अब यदि हम छोड़ेंगे तो थोड़े दिन बाद हम केमिस्ट्री भी छोड़ देंगे, कि केमिस्ट्री भी नहीं आ रही, छोड़ दो, तो बताओ केमिस्ट्री छोड़ने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो आप छोड़ो नहीं, अब तो पकड़ो, जितना पकड़ सकते हो, मतलब अपने को हर टॉपिक को कवर करना है। लेकिन छोड़ने वाली स्थिति कब होती है? जब हमारे को लग रहा है भी टाइम बहुत कम है, अब हम कवर नहीं करके, उस स्थिति में आप मान सकते हैं स्किप कर दिया आपने, चलो बात है भाई समय नहीं है, लेकिन अब तो हमारे पास समय है, अब हम क्यों छोड़ें। वैकेंसी जैसे मान लो जनवरी में वैकेंसी आ जाती, सॉरी जैसे एग्जाम हुआ अक्टूबर में, जैसे माहौल था कि वैकेंसी आएगी, नहीं आई। अक्टूबर में मान लो वैकेंसी आ जाती है, हमारा पेपर कब होना था, मान लो मार्च में पेपर करवाते या मई जून में भी कराते, उस स्थिति में हम छोड़ सकते थे, भाई मुझे भी पता है टाइम कम है, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, चलो छोड़ दो। अब क्यों छोड़ दें हम? अब हमारे पास समय है, कम से कम छोड़ने से भला है कि आप 7-8 तो कर ही लो भाई, कम से कम 11वीं 12वीं की जो यूनिट है वो तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। फिर भी इन पर विस्तृत चर्चा अर्जुन जी करेंगे कि फिजिक्स को किस तरीके से आपको कवर करना है। तो आप अगला जो अगली कड़ी में हम अर्जुन जी से सुनेंगे फिजिक्स के बारे में। अर्जुन जी। धन्यवाद सर। जो आपने कहा कि वैकेंसी अभी नहीं है आगे, तो इस चीज़ को तो पॉजिटिव लेना चाहिए, और फिजिक्स के लिए तो अच्छी बात है कि आपको फिजिक्स में पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। और
बार बार दोनों सर ने अब बता ही दिया आपको कि पढ़ना क्या है, तो एनसीईआरटी वाली बुक्स तो आपको पढ़नी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि हमने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बात की थी कि जो 7-8 यूनिट है वो तो, अब जैसे अपना ने 4 यूनिट का टेस्ट ले लिया सर इसमें, और 2-4 यूनिट और ऐसी है जो आपको पढ़नी है, लेकिन जो अभी टाइम बचा हुआ है उसके हिसाब से आप सारी यूनिट पढ़ सकते हैं। और मैंने जो 2-3 टेस्ट लिया उसमें ये भी देखा है कि जो बीएससी का पोर्शन है उससे जो क्वेश्चन आया वो भी आसान है सर उसमें। और जैसे अपने लास्ट टाइम जो यूनिट की थी अवमंदित दौलित्र वाली, उसमें जो क्वेश्चन आया था, और उस जो यूनिट है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एससीएफआरओ में या सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में, इतने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं कि 1-2 फॉर्मूलों के ऊपर ही सारी पेपर आया हो। और उसके अलावा अपने जो 11वीं-12वीं में अगर बात करें क्या पढ़ना है, तो पहले भी हमने चर्चा की थी कि 11वीं में आप सबसे पहले मात्रक और मापन वाला पार्ट है वो ध्यान से पढ़े, उससे एक आधा बीमा सूत्र पूछा जाता है उसके अंदर। और इसके अलावा गति का नियम वाले जो पार्ट हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप अभी समय के हिसाब से अगर आप एनसीईआरटी की बुक को पूरा पढ़ेंगे और पूरा लेसन ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोट्स अपने हाथ से तैयार करेंगे, तो मेरे हिसाब से उस पार्ट में भी आपको एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसके अलावा कार्य ऊर्जा शक्ति का लेसन है, उसको भी आप कवर करें, बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी, उससे भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और टक्कर है उसके अंदर, टक्कर के टॉपिक में से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वो भी अपने सोल्व कर सकते हो। और इसके अलावा 11वीं के अंदर आसान पड़ेगा उष्मागतिकी। उष्मागतिकी आपके 11वीं का भी सिलेबस है थोड़ा सा, और फिर बीएससी का भी है, तो पहले आपको प्रेफरेंस देनी है कि आप 11वीं की उष्मागतिकी ध्यान से पढ़ें। और उसमें एक क्वेश्चन तो लगभग सभी एग्जाम में रिपीट होता है, कार्नो इंजन के ऊपर दक्षता ज्ञात करने वाला प्रश्न, उसमें आपको आसानी रहेगी और वो क्वेश्चन आएगा ये भी कन्फर्म है उसमें। इसके अलावा आप जैसे आप 12वीं की फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप प्रकाश की को ना छोड़ें। प्रकाश की के अंदर जैसे तरंग प्रकाश की वाला है, किरण प्रकाश की का है, उन दोनों में दोनों यूनिट में बारी बारी प्रश्न आता है, हमेशा आया है प्रश्न सब। हालांकि तरंग प्रकाश की आपकी बीएससी की बुक जो बीएससी के सिलेबस में दी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 12वीं वाली तरंग प्रकाश की भी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और इसके अलावा 11वीं में एक टॉपिक छूट गया कि ग्रेविटेशन, जैसे हाँ अभी ग्रेविटेशन, तो यूनिट अभी टेस्ट हुआ है अपना, तो ग्रेविटेशन वाला भी आपको पढ़ के जाना है। ग्रेविटेशन वाला भी पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसको आप अगर टाइम पड़ा है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं उसको। इसके अलावा तो ठोसों के यांत्रिक गुण हैं, 11वीं क्लास के टॉपिक है ठोसों के यांत्रिक गुण, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। उससे अगला चैप्टर भी है जो उसके अंदर आप पढ़ेंगे तरलों का प्रवाह है या तरलों के यांत्रिक गुण, उसके अंदर भी जैसे बर्नौली के सिद्धांत पर क्वेश्चन है लगभग पूछा जाता है, या फिर सांतत्य समीकरण है उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप वो आराम से पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। मेन मोटे तौर पे बात ये है कि फिजिक्स में आप चाहे 5 यूनिट करें या 7 यूनिट करें, लेकिन फिजिक्स का हर टॉपिक आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि जैसे मान लो कि आपको टॉपिक के अंदर कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस फॉर्मूले के अंदर जो जो भौतिक राशियां हैं वो किस प्रकार एक दूसरे पे निर्भर कर रही है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को ये मकसद नहीं होता कि वो आपसे गुणा भाग करवाए, उसका मकसद ये है कि आप उस फॉर्मूले के बारे में क्या जानते हैं या उस फॉर्मूले में क्या लॉजिक लगाएं। क्योंकि फिजिक्स पूरा ही तार्किक क्षमता पर आधारित है पूरा, उसमें ये भी जैसे सर अभी केमिस्ट्री में अपवाद वाली बात कर रहे थे अपने, वो अपवाद वाला सिस्टम भी नहीं है, तो है वो है। तो आप कोई चाहे अभी आपने मान लो इस 1-2 महीने के अंदर अगर एक यूनिट भी पढ़ी है तो वो आपको ऐसे पढ़ देनी है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। और बीएससी के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो हमने पीछे टेस्ट भी लिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, उसमें भी 2-3 फॉर्मूले हैं सर, उसके अंदर क्वेश्चन आता है, बारी बारी आ रहा है उसके अंदर क्वेश्चन, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगर आपको पढ़ना है तो उसमें भी आप 12वीं क्लास के अंदर तो पार्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव और परमाणु वाला पार्ट जो केमिस्ट्री में भी कॉमन है, तो उसको भी पढ़ेंगे तो वो मॉडर्न फिजिक्स में कई बार उसमें से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। हाँ, और उसके अंदर अब हालांकि बीएससी के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट भी दिया है आपके,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप पहले 12वीं के अंदर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव डी ब्रोगली के बारे में वो सारा पढ़ेंगे तो आपको क्वांटम वाले में आसानी रहेगी। लेकिन क्वांटम का पोर्शन है सर, उसमें ये भी है कि अगर आप CBH की बुक आती है क्वांटम फिजिक्स के लिए, उसमें यदि आप एक यूनिट दी हुई है, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे 2-3 बार यूनिट को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि उसमें बीच में से पार्ट के बीच में के अंदर ही आपको छोटा सा फॉर्मूला दिया है, उसको भी उठा के उन्होंने प्रश्न बना के पूछ लिया, सीधा फॉर्मूला आता है सर। तो उसको भी आप अगर थोड़ा सा गौर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं नीट वाले विद्यार्थियों को कहूँगा कि आप 11वीं 12वीं की जितनी भी यूनिट है वो सारी अच्छे से करें और कोशिश करें कि हर टॉपिक के ऊपर आपके पास 5 से 10 अंक की प्रश्न किए होने चाहिए, ताकि आपको वो थ्योरी ज़्यादा क्लियर होगी। हम फिजिक्स में एक्चुअल में होता क्या है कि बच्चे सारे न्यूमेरिकल करने से डरते हैं कि अंकिक प्रश्न ना करने पड़े, जबकि अंकिक प्रश्नों का फायदा ये है कि उससे आपकी थ्योरी ज़्यादा समझ में आएगी आपको, या जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो उसमें कौन से सिद्धांत लागू हो रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे अंकिक प्रश्नों से। और तो विद्यार्थी जिसको ये लगता है कि उसने इतनी यूनिटें पढ़ रखी है तो उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा अंकिक प्रश्न हल करें। और अगर आपको ये लग रहा है कि अंकिक प्रश्न NCERT बुक में कम है या ऑब्जेक्टिव टाइप कम है तो आप फिर यूनिवर्सल वाली बुक को भी पढ़ सकते हैं। उसमें हर टॉपिक के ऊपर आपको 40-50 क्वेश्चन मिलेंगे, उससे आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। और समय भी बहुत है हमारे पास, समय के हिसाब से आप यूनिवर्सल वाली बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे रणवीर सर बताएंगे। थैंक यू सर। सर ने आपको कम समय में बहुत सी चीज़ें बताई कि फिजिक्स के बारे में कि आपको छोड़ना नहीं है। अभी छोड़ने का ये है कि कम से कम 11वीं 12वीं की जो यूनिट है उनको तो आपको करना ही करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय है। क्योंकि इसमें 2 फैक्ट हैं, जैसे नीट के जो विद्यार्थी हैं उन पर मैं बात करूं कि उनको तो छोड़ना है ही नहीं, उनको तो दिमाग में ये सवाल ही पैदा नहीं करना कि हमें फिजिक्स छोड़नी है। कारण बताऊं कैसे? क्योंकि आप उस स्थिति में है कि आप रैंक की स्थिति में 2 प्रकार है, एक तो सिलेक्शन करवाना और एक आपको टॉप रैंक से सिलेक्शन करवाना। अब स्थिति है, हालांकि हमें सिलेक्शन से मतलब है, भी सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जब जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है उसको रैंक भी मिलनी चाहिए। भाई जो जिस तरीके से तैयारी कर रहा है तो उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। उसका फायदा यही है कि आप, दूसरी बात इसमें एक स्थिति और है कि जब आप नीट के विद्यार्थी हैं, केमिस्ट्री अच्छी है, बायो अच्छी है, मतलब आपका सब्जेक्ट बहुत शानदार है, लेकिन आपका जो जीके वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा, सीधी सी बात है करेगा। तो आप उस स्थिति में जो सब्जेक्ट का पार्ट उसको आप बहुत ज्यादा मजबूत कर लेते हैं, तो आपकी जो रैंक है, आपको रैंक पर काम करना है शुरू से ही। आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं आज ही कह रहा हूं, यदि आप खुद पर आपको विश्वास है, जिसने नीट की तैयारी कर रखी है, एवरेज वहां से आप सिलेक्शन, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने ये पिछले 4 सालों का जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूं कि नीट का मैंने ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं देखा जिसकी तैयारी हो, जिसने बीएड कर ली और 6 महीने उसने सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छे से की है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने तो ऐसा देखा नहीं है और शायद आगे भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। तो आपको फिजिक्स इसलिए नहीं छोड़नी कि आपको तो आज से यही टारगेट करना है कि हमें तो रैंक टॉप 10 में ही आना है। बस आज से आप ये, इसलिए आपको नहीं छोड़नी फिजिक्स। अब बात रही जो हमारे साथी हैं, मेरे जैसे हैं, जो बीएससी करके आए हैं, उनके लिए ये स्थिति है कि आप अब इस टाइम में नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास पर्याप्त समय है, साल भर का समय है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को साथ लेके चल सकते हैं। चाहे आपको कुछ नहीं आ रहा, छोड़ने क्यों मैं कह रहा हूं आपको नहीं आ रहा, क्योंकि स्थिति कई बार पेपर में ऐसी हो जाती है कि हम बायो के न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाते, होता है दबाव, होता है ऐसा। लेकिन इस स्थिति में इसलिए नहीं छोड़ना, आपको टारगेट बायो केमिस्ट्री अच्छे से तैयार करनी है, लेकिन फिजिक्स के कम से कम जो हो रहे हैं वो न्यूमेरिकल तो कर ही लो। एक यूनिट आप, जैसे आपने कोई एक यूनिट पढ़ी, उसमें थ्योरेटिकल तो कर ही लो, चलो न्यूमेरिकल नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन थ्योरेटिकल तो मत छोड़ो। 5% भी अपने हो रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? आप एक कॉपी अलग से लगा लो, जब टेस्ट में जो पर्सन सर करवा रहे हैं, इसके अलावा आप जहां से भी कोचिंग कर रहे हो तो आपके जो नोट्स हैं, आप फिजिक्स को हमेशा से अलग लेके चलो। आपको करना है भी हमें ये 11 यूनिट 12 यूनिट जो 11वीं 12वीं की, उसको तो करना है, चाहे उसमें से हमारे से न्यूमेरिकल हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग चीज है, लेकिन जितना आ रहा है उतना। कई बार ऐसे प्रश्न भी आए हैं, 4-5 प्रश्न आ जाते हैं कई बार पेपर में, जो सीधे फॉर्मूला बेस होते हैं, या 1-2 प्रश्न जरूर ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं। जैसे सातत्य समीकरण किस पर आधारित है, अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको कर, अब ऊर्जा संरक्षण है, कौन सा संरक्षण है, संवेग संरक्षण है, ऐसा प्रश्न जब आ जाता है तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। और टक्कर का हो के कई बार थ्योरेटिकल प्रश्न मैंने ऐसे देखे हैं जो मतलब छोड़ने वाले हैं ही नहीं, और वो वैसे भी नहीं छूटते। मान लो आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी, तुक्का आप जरूर लगा के आओगे,
विसातत्य समीकरण किस पर आधारित है, बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, ऊर्जा संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, तो आप जरूर करके आओगे, छोड़ोगे तो उसको वैसे भी नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल है, चलो यार कम ही है प्रश्न, 1-2 तो फिजिक्स के करें, अपने को पढ़ी चाहे आपने नहीं है फिर भी आप करोगे उस प्रश्न को, तो इससे अच्छा है कि कम से कम आप उसको पढ़ो। और भय क्यों है आपको फिजिक्स से, क्योंकि हमने न तो 11वीं में ढंग से पढ़ी ना 12वीं में पढ़ी, बीएससी में हमारी फिजिक्स रही नहीं, 2-3 साल हमने वैसे खराब कर दिए, बीएड भी किए 1 साल बीच में, मतलब 6-7 साल से हमारा क्या है फिजिक्स से नाता नहीं रहा, उस कारण हम उससे डरते हैं, और डरते हम केमिस्ट्री से भी है, बायो से भी है, तो फिजिक्स से तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम बायो और केमिस्ट्री लगातार पढ़ रहे हैं, उस स्थिति में भी हमें लग रहा है हम नहीं कर पाएंगे, तो फिजिक्स में तो स्वाभाविक है, उसमें किसी की भी गलती नहीं है, आपकी भी नहीं है, जो फिजिक्स पढ़ा रहा है उसकी भी नहीं है, वो भी क्या करेगा भाई, वो अपनी तरफ से अगला 100% देने का प्रयास कर रहा है, और आप ये कह रहे हो कि हम छोड़ रहे हैं, तो उसी स्थिति में आप अब का जो टाइम है साल भर आपके पास है, आप करें, जितना हो रहा है उतना करें, दबाव बिल्कुल नहीं लेना, चाहे आपसे 2% हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, आप करते जाएं, और थ्योरेटिकल तो बिल्कुल करना ही करना है, न्यूमेरिकल जो सर करवा रहे हैं आपको वो तो करना ही करने हैं, उस आधार पर आपको और भी मिले कहीं ऐसे जो प्रश्न पीछे आए हुए हैं उन पर आपको फोकस करना है। तो आज की हमारी जो पूरी चर्चा थी इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि साइंस के क्षेत्र में हमने जो एक नई शुरुआत भी की है कि आप शुरू से मतलब जब वैकेंसी नहीं आ रही उस स्थिति में भी हम आपको हर एक चीज, आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जरूरी नहीं आप टेस्ट सीरीज लें, नहीं भी ले रहे कोई जरूरी नहीं है, आपको लग रहा है अभी हमारा तैयार है, इसका ये उद्देश्य नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज के बारे में हम बता रहे हैं, हम बताने का उद्देश्य है जो साथी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कोचिंग कर चुके हैं, पहले खुद पढ़ रहे हैं, उनको भी किस तरीके से पढ़ना है, भटकना नहीं है, टारगेट जरूर फिक्स करना है। आपको मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया, जो पुराने पेपर है उनको आप बार बार निकालें, या इसके साथ साथ जो आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, इसके साथ एलन की सीट के पीछे भी काफी ऐसे प्रश्न जो अपने लेवल के दे रखे हैं उनको भी आप ऑब्जेक्टिव के रूप में निकाल सकते हैं, और ये भी जीके वाला जो पोर्शन है वो भी आपको साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि अकेला सब्जेक्ट नहीं, जीके वाला भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि आज के सेशन में हमने जीके से रिलेटेड कोई बात नहीं की है, केवल आज का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो एक भय वातावरण ऐसा बना हुआ है कि हमारा साइंस से नहीं होगा, उस स्थिति के लिए हमने आज का ये वीडियो जो बनाया है कि जो साइंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, आगे भी समय समय पर हम आपके साथ इसी तरह परिचर्चा करते रहेंगे जब भी समय मिलेगा। तो अंत में सबसे पहले सभी मेरे दोनों साथियों का भी आभार जो समय निकाल कर पहुंचे, उन्होंने आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में, नई चीज़ों के बारे में भी बताया, प्रयास किया। आगे भी हम ऐसे वीडियो समय समय पर जरूर आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि एक बच्चा, कई बार ऐसा भी हो जाता है जब वैकेंसी की स्थिति नहीं है, अब वैकेंसी नहीं आ रही है, तो डीमोटिवेट होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने भी तैयारी की है, इसी संघर्ष से हम उठ के यहाँ आपके सामने बैठे हैं। कोई हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाई सीख के ही आए थे, हमने भी फिजिक्स पढ़ी है, बायो केमिस्ट्री पढ़ के यहाँ इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो किस तरीके से हम पहुंचे वैसा वही चीजें हम आपको बता रहे हैं। उन चीजों को यदि आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है पढ़ना। बाकी पढ़ना खुद को है, आपको पढ़ना है। मार्गदर्शन एक जो अभिभावक के रूप में टीचर आपका काम कर रहा है, एक अभिभावक एज ए अभिभावक काम कर रहा है, वो आपको बता सकता है इस तरीके से पढ़ना है। बाकी मेहनत आपको खुद को करनी है, किस तरीके से करनी है, ऐसा हमने आज के इस सेशन में चर्चा की है। आगे एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अब इसी आशा करता हूं कि आप दीपावली के बाद उसी ऊर्जा के साथ दोबारा अपनी जो तैयारी है स्टार्ट करेंगे, और आने वाली जो दीपावली है 2024 के अंदर जो दीपावली आएगी वो आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और नेक्स्ट आगे के सेशन में फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।